नाम आना तो एक गलत बात है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन होड़ लगी हुई है कि गरीबों के लिए यहाँ पर चूंकि सब लोग अपने पॉलिटिकल इकोनॉमी को टारगेट करते हैं वोट लेने के लिए, तो उसके हिसाब से सब्सिडीज देते हैं। मुझे लगता है कि जो सब्सिडी उसका राजनीतिक नहीं है वो बड़ा गलत है। नहीं, मैं एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं देखता, मैं जरूरत के हिसाब से देखता हूँ। एफिशिएंसी के हिसाब से तो आप ये देख रहे हो कि अगर एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम हो गया तो आप दे सकते हो। मेरा ये कहना है दोनों चीजें जरूरत है। सबसे पहली जरूरत है कि उसकी जरूरत है क्या, किसको जरूरत है, क्यों जरूरत है। अगर आप केवल राजनीतिक आप ये कह दो चुनाव के पहले मैं सबको लैपटॉप बांटूंगा, तो ये तो कोई सब्सिडी नहीं है, तो बेकार में वोट लेने वाला एक शगुफा है। मैं सबको लैपटॉप बांटूंगा, मैं सबको साइकिलें बांटूंगा, ये तो शगुफा है वो लेने वाला। इवन इफ इट इज डिलीवरी इज एफिशिएंट, आई थिंक वो गलत है। बिल्कुल। पहली चीज तो ये कि वो किस चीज की जरूरत है। अब किस चीज की जरूरत है ये आप दिल्ली में बैठ के तय नहीं कर सकते। ठीक बात। अलग अलग गांव में अलग अलग जरूरत है। इस गांव में पानी की जरूरत है, उस गांव में रोड की जरूरत है, इस गांव में इसकी जरूरत है, इस गांव में इसकी जरूरत है। पर यहाँ पे दिल्ली में बैठ के वो तय कर देते हैं पूरे देश के अंदर ये सब्सिडी होगी, पूरे देश के अंदर ये। हमारा ये कहना है ये पावर आप गांव को दे दीजिए, गांव के लोग बैठ के तय करेंगे कि हमारे यहाँ किस चीज की कमी है, वो चीज कर लेंगे। एक आंकड़ा आपके नजर में जरूर आया होगा, उसका जिक्र करके मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो ये कि आजकल गाँव के 25% पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल, वो एक कमरे वाला होगा, कोई आदमी पढ़ाता होगा, शायद रजिस्टर्ड भी नहीं होगा, वहां पढ़ा रहा है। तो सरकार के जरिए जो हम हेल्थ और एजुकेशन चाहते हैं कि वो डिलीवर करे, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पर प्राइवेट प्ले की बड़ी गुंजाइश है। क्या आप हेल्थ में और एजुकेशन में एफडीआई के पक्ष में हैं? नहीं, मैं हेल्थ और एजुकेशन के अंदर पहली चीज सरकार का रोल खत्म हो जाए इसके पक्ष में नहीं हूँ। सरकार का रोल खत्म नहीं हो सकता। सरकार का रोल खत्म करने का सवाल तीन इसमें एफडीआई आए कि ना आए, मैं आता हूँ उसमें। तीन चीजें आ गई उसमें, एक सरकार का रोल आ गया, एक प्राइवेट सेक्टर आ गया और एक एफडीआई आ गई। मैं तीनों के ऊपर क्लैरिफाई, तो तीनों मिली हुई हैं एक दूसरे से। पहली चीज तो ये कि सरकार का रोल खत्म नहीं हो सकता। ये देश बहुत गरीब है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी से सरकार भाग नहीं सकती। ये कह के कि चूंकि सरकार निकम्मी है, चूंकि सरकार इनएफिशिएंट है, इसलिए प्राइवेट कर दो। अरे प्राइवेट सेक्टर को भी तो सरकार ही रेगुलेट करेगी ना। अगर सरकार ही निकम्मी है तो उसको रेगुलेट कौन करेगा? फिर वो लूटेगा बैठ के। यही हो रहा है आज, हमारे कई स्कूल लूट रहे हैं। वहाँ पे स्कूल जो है वो माफिया बन गया, स्कूल जो है धंधा बन गया। तो मेरा अपना ये मानना है कि सरकार का रोल जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता और सरकार को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को हम हटाने के पक्ष में नहीं है। सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बना दो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग अपने बच्चों को भेजना ही ना चाहें, सरकार का वो अगर अच्छा हो गया। आपके हिसाब से एफडीआई आने से क्या फायदा होगा एजुकेशन में और हेल्थ में? हमको इस देश में अच्छी चीजें करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे तो हैं। मैं अभी 49 दिन जब सरकार में था, देखिए मैं ये मानता हूँ, जो सरकार के बजट की बात नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट के लिए जिस प्रकार का पैसा चाहिए वो हमारा अपना पैसा और हमारी जो सेविंग्स हैं उससे हम उस 8-9% ग्रोथ को अचीव नहीं कर सकते जो इस देश से गरीबी को मिटा देगा अगले 5 से 10 साल में। गरीबी को मिटाने के लिए हमको 9 से 10% का ग्रोथ चाहिए, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो हिंदुस्तान के पास नहीं है सर। यही मैं आपसे समझना चाहता हूँ। दो चीजें इसमें, एक तो पैसा ओवरऑल नहीं है या पैसा स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं है, हमें ये दोनों चीजें समझनी पड़ेंगे। हमने पहले भी बोला था इन प्रिंसिपल हम एफडीआई के खिलाफ नहीं है, लेकिन सेक्टर बाय सेक्टर हम लोगों को। इसलिए मैंने रिटेल का पूछा ही नहीं। रिटेल में मैं समझ रहा हूँ कि एक कंसेंसस की दरकार है, उसमें दिक्कत है। मैं आ रहा हूँ उस पर। तो सेक्टर बाय सेक्टर हम लोगों को समझना पड़ेगा। हेल्थ और एजुकेशन को मैं इतना क्रिटिकल और इतना इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसमें आपको एफडीआई नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ये नहीं कह सकती जी हमारे पास पैसा नहीं है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो बाकी सारी चीजें बंद कर मान लिया, सरकार अपनी जगह है। तो अगर इन्वेस्टमेंट, मैं पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से आपसे समझना चाहता हूँ कि आपको इस बात की जरूरत लगती है कि हेल्थ और एजुकेशन ऐसे सेक्टर है जहाँ विदेशी निवेश हमारी हेल्प करेगा। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि विदेशी निवेश के आने से क्या फायदा होगा। या तो कोई ऐसी नई तकनीक आ रही हो, अगर तो केवल पैसे के लिए हम ला रहे हैं। एफडीआई कई कारणों से लाया जाता है, एफडीआई केवल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता। एफडीआई कई सेक्टर्स में जब आता है तो वो मैनेजमेंट क्वालिटी, खाली दफ्तर बिल्डिंग की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाई की क्वालिटी, जिस तरह का सिलेबस चाहिए, जिस तरह की जानकारियां हमको चाहिए, जिस तरह के हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, उसके लिए मेरा जेन्युइन बिलीफ है कि एजुकेशन में एफडीआई हेल्प करेगा। तो मैं इस पर आपकी पोजीशन जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के नहीं चाहिए हमको। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ और एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार की है और इसमें आप इसमें एफडीआई वेलकम नहीं करते। ठीक है, मैं 2 जगह और पूछूंगा जो बहुत क्रिटिकल लगता है हम लोगों को। एक है डिफेंस
और दूसरा है पेंशन और इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज में, इन दो चीजों में। इसमें आप एफडीआई स्वीकार करेंगे? देखिए सर, इंश्योरेंस वाले पे मैंने फ्रैंकली अभी स्टडी नहीं किया। इसमें दो मत हैं, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स का मुझे ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन डिफेंस के अंदर मुझे नहीं लगता, डिफेंस एक बहुत क्रिटिकल सेक्टर है और डिफेंस के अंदर एफडीआई आने से ठीक नहीं रहेगा। ओके, हमको लगता है कि चूंकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा खरीदार है इस वक्त सुरक्षा सामग्रियों का, तो हमें अपनी जनरेट कर लिए, अपनी जनरेट करने के लिए ही मुझे टेक्निकल नो हाउ और पैसा दोनों चाहिए मेरी शर्तों पर। जहां जहां टेक्निकल नो हाउ चाहिए वहां पे हमें एफडीआई की जरूरत हो सकती है। डिफेंस में जहां जहां टेक्निकल नो हाउ, केस बाय केस बेसिस पे डिफेंस में आप मानते हैं कि एफडीआई हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट की कमी है, पैसे की कमी है। ऐसा फ्रैंकली मैं नहीं मानता। ना तो सरकारों के पास कमी है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आपको चाहिए आप जाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वहां पे रेज कर लीजिए पैसा। बहुत, वी हैव अ बूमिंग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बोथ इन टर्म्स ऑफ, जहां जहां हमें टेक्निकल नो हाउ, मैनेजरियल एक्सपीरियंस या इन चीजों की जरूरत है, वहां पे हमें बाहर से बोरो करना पड़ेगा। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं पजल हो रहा हूँ, पीछे जाऊंगा एक मिनट के लिए। ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आर्थिक चीजों को लेकर अभी समय कम है तो बहुत गहरी तैयारी नहीं हुई है, इसलिए आप लोगों ने अपना आर्थिक डॉक्यूमेंट करीब लो की ढंग से वेबसाइट पे डाल दिया। आप लोगों ने इसको बड़ा इवेंट नहीं बनाया। आप तो हर चीज को इवेंट बनाते हैं। नहीं सर, बना देंगे, आप कहेंगे तो बना देंगे, ऐसा भी क्या। क्योंकि मुझे लगता है इकोनॉमिक पॉलिसी पर आपसे इंतजार था और आपने वादा किया था कि आप अपनी पॉलिसी पब्लिक में शेयर करेंगे। बीजेपी का आ गया, बीजेपी छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। बीजेपी जाने दीजिए सर, वो तो सरकार बनाने वाले हैं। सर देखिए, बीजेपी जाने दीजिए, आम आदमी पार्टी। आपके विचार जानने हैं सर मुझे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी का आ गया? बीजेपी का भी नहीं आया है, कांग्रेस का भी नहीं आया है। वो पिछले पॉलिसी के बारे में हमको कुछ मालूम है, उसमें जो अच्छा है बुरा है वो हमको मालूम है, आपके बारे में मालूम नहीं है। पिछले चुनाव में आ गया था उनका? बिल्कुल आया था ना। देखिए फिर वही देखिए सर, ये इंटरव्यू का समय बीजेपी और कांग्रेस पर नहीं, अरविंद केजरीवाल पर लगाना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये जानने की कोशिश, जो पार्टी 105 साल पुरानी है। अच्छा, ये मेरे को तो आज तक उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं समझ आई, आप थोड़ी सी उनकी भी बता दीजिए। चलिए, इकोनॉमिक जो पार्टी 40 साल पुरानी है, मेरे को आज तक उनकी एक ही उनकी पॉलिसी का वो नजर आता है कि इस देश को कैसे लूट लो। चलिए, मैं देख रहा था कि इंटरव्यू के मेरे सवालों से गाइडेड होगा या आपके जवाबों से गाइडेड होगा, तो मैं ट्रैक चेंज करके पॉलिटिक्स पर आना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स पर मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। आप रूलिंग पार्टी के खिलाफ विपक्ष लड़ता है, आंदोलन करता है, और विपक्ष में भी मतभेद हो सकते हैं। आप बनारस में जाके चुनाव लड़ने को तैयार हैं, आपको रायबरेली में सोनिया गांधी के सामने भी लड़ना चाहिए। हम लड़ रहे हैं ना सर, राहुल गांधी राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास लड़ रहे हैं। नॉन सीरियस कैंडिडेट कुमार विश्वास, नॉन सीरियस कैंडिडेट। आप मानते होंगे नॉन सीरियस? राय दे रहा हूँ सर। वो आप गलत मानते हैं। आप नरेंद्र मोदी को बनारस के लिए चुन रहे हैं, आप सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को अमेठी रायबरेली में आप क्यों नहीं चुन रहे? सर राहुल गांधी को हराने के कितने बड़े जायंट किलर बनेंगे आप? अब मैं जवाब दूं? हाँ। राहुल गांधी को लड़ने के लिए कुमार विश्वास गए हैं। मोदी जी के खिलाफ मैं लड़ूं या ना लड़ूं, ये वाराणसी की जनता से पूछने के लिए मैं जा रहा हूं। आप कुमार विश्वास को छोटा मान सकते हैं, आप जरा सा जनता में जाके पूछे कि कुमार विश्वास की कितनी पॉपुलैरिटी है। नहीं, उसकी तकरीर के लिए बहुत पॉपुलर है। केवल तकरीर के लिए नहीं है, केवल तकरीर के लिए नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जैसे आप लोगों ने हमें दिल्ली के चुनाव के पहले जिस तरह से 3 सीट 4 सीट दी थी, आप अमेठी का रिजल्ट देखेंगे तो आपको काफी आश्चर्य होगा। ओके।